हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। अभी हम लोग अपने जो तैयारी है बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी में जो अभी वैकेंसीज आए हैं उसका, और रेलवे जेई सीबीटी 2 इलेक्ट्रिकल के पेपर में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पेपर में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए तैयारी को मैं कंटिन्यू करता हूं। ऑलरेडी वीडियोस डाला जा चुका है 30 के आसपास। आप लोग वीडियो को देखिए और वहाँ से सीखिए। जो डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हम 111 तक सोल्व कर चुके थे। 112 में हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो जो जिन्होंने देखा है उसके लिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने नहीं देखा उसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने डाई इलेक्ट्रिक पे कम से कम 10 मिनट बोला था कि क्या है ये और इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हमेशा हम लोग इंसुलेटर के लिए निकालते हैं कि कितना में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे कि उसके इंसुलेशन को ब्रेक डाउन कर देगा, इंसुलेशन को तोड़ देगा। ठीक है, हवा में करंट पास कर रहा था वो भी बताए थे आप लोगों को कि कितना में पास कर जाएगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने। तो आप उस वीडियो को देखिए, तो 112 का क्वेश्चन आप आराम से मार सकेंगे, कोंकण रेलवे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन कोई मतलब नहीं, आप देख लीजिए खुद से। हम आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट 113 जो आपका है वहाँ से विजिबल होना चाहिए, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। आपका 113 में क्वेश्चन है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ओवर एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू दी। देखिए मैक्सवेल साहब का दिया हुआ ये है, आप लोग को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जस्ट गॉस साउ से आप हमारा पूरा काम चल जाता है यहाँ पे। देखिए क्या है, मैं बता देता हूँ क्या बोलना चाहा। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट 1/4πε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन जीरो, ये सब में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एप्सिलॉन आर हम क्या लिखेंगे वो डिपेंड करेगा मीडियम क्या है। तो हम मान के चल रहे कि अगर क्या है आपका, अगर वैक्यूम है तो जीरो लिख रहे हैं। ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। कहाँ पे, अगर यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है, तो इसके आर डिस्टेंस पे, ठीक है, एक और कोई यूनिट चार्ज रखा हुआ है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होगा। लेकिन कोई अगर पूछता है सर आर डिस्टेंस आप यहाँ लिए, अगर हम आर डिस्टेंस यहाँ लेंगे तो कोई इशू है क्या? मैंने बोला कि नहीं, आप एक ऐसा गोला बनाइए ना, आप इसमें कहीं भी ले लीजिए आर डिस्टेंस पे, यहाँ पर डिस्टेंस आर होना चाहिए यहाँ। तो किसी ने बोला कि सर ऐसा करेंगे तो एक तो बहुत सा एकदम पूरा बड़ा सा एक गोला बन जाएगा। तो बोले हाँ, उस पॉइंट से उस चारों तरफ गोला बन जाएगा आर डिस्टेंस पे। तो कहीं भी आप जाइएगा तो मैग्नीट्यूड यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि ये गोला पे, ठीक है, कहीं भी बस यहाँ से आर डिस्टेंस पे होना चाहिए, कहीं भी अगर हम चल जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यही होगा। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी है। अब इससे क्या हम सीख रहे हैं वो देखिए। अब क्या है, मैंने इसको एक सेटिंग लगाने का सोच रहा हूँ। अगर ये गोला है, ये गोला का सब लोगों को एरिया जरूर पता होगा, एरिया 4πr²। बताइए किसको नहीं पता होगा? सबको पता है, इसका एरिया 4πr² होता है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया तो 4πr² होता है। क्यों निकाल रहे हैं हम एरिया? हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम गौस साहब एक बार मुझसे बोले थे कि किसी भी कहीं भी अगर चार्ज इनक्लोज है, किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज अगर इनक्लोज है, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलता है। कोई भी चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलता है। अब हमने उनसे पूछा कितना लाइन्स निकलता है, तो उन्होंने पूछा कि बताइए एरिया आपका कितना है, तब बताएंगे। क्योंकि हर एक छोटा एरिया से आपका ये निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक छोटा से लाइन निकल रहा है, हर एक छोटा छोटा एरिया से निकल रहा है, हर एक छोटा छोटा एरिया से निकल रहा है लाइन्स। देखिए हर एक छोटा छोटा से। तो हम बोले कि कितना टोटल फ्लक्स है, कितना नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस अंदर से निकल रहा है, तो उन्होंने बताया कि देखिए हर एक छोटा एरिया से निकल रहा है। आप पूरा एरिया बता दीजिए तो मैं पूरा आपको बता दूंगा कि कितना आपका नंबर ऑफ फ्लक्स निकल रहा है। तो हम बोले कि इसका टोटल एरिया 4πr² होता है। बोला ठीक है, तो चार्ज जितना इनक्लोज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो जो होगा वही उसका वैल्यू होगा। बोले कैसे? बोले देखिए आपको बताते हैं, चार्ज इस एरिया से कितना निकल रहा है, बस तुरंत अभी बता देते हैं। देखिए एक लाइन का है, देखिए ऊपर जो लिखा है उसी को ध्यान से देखिएगा आप ऊपर। अब यहाँ से 4πr² को बाहर ले लेते हैं और उसको एरिया बोल देते हैं। तो 4πr² को बाहर ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया। तो 1/ε0 सिर्फ बचा, और ऊपर Q बचा, और नीचे टोटल क्या बचा, एरिया। ए लिख दिया, टोटल 4πr² एरिया है हमारा। ठीक है, अब
एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बोल रहा इलेक्ट्रिक फील्ड जितना निकल रहा है और टोटल एरिया जहाँ जहाँ से निकल रहा है, ठीक है, दोनों को आप गुना कर दीजिए, तो यही होता है फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, जिसको फ्लक्स बोलते हैं, यही फ्लक्स को मेजर करता है। और वो कितना आ गया, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, और टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आ गया, हम इसको इसी का ये पूछ रहा है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट एरिया वेक्टर, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट एरिया वेक्टर इज नथिंग बट चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, ये हमारा गॉस साहब बताए थे। तो बी आंसर, इसको मैं जस्ट डिस्कस कर दिया कि आप लोग को आगे एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ दी, ये मैक्सवेल साहब का है एक, और इसमें पोलराइजेशन भी ऐड होता है, पर आपके सिलेबस में वो नहीं है, तो जरूरी नहीं उतना डीप जाने का, बस यहीं से आप डिराइव करके देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, और ये किसी के लिए भी वैलिड है, ऐसा नहीं कि मैं एक उसके लिए लिया हूँ, एक बढ़िया सा सरफेस के लिए ले लिया, इसी के लिए कोई भी रहे, आपका ऐसा स्क्वायर भी रहेगा जिसका एरिया आपका कुछ और होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, उसके लिए भी सेम वैलिड है। चार्ज इनक्लोज कोई भी रहे, एरिया ऐसा भी रहेगा, चार्ज इनक्लोज है तो उतना ही निकलेगा, आप इंटीग्रेट करके देख लीजिएगा, उतना ही आएगा, ठीक है। ये आसानी के लिए हम इस एग्जाम्पल को ले लिए ताकि समझने में आसानी हो। तो आपका ये इस आंसर हो गया बी, ये आपका पूछा हुआ है आरआरबी गोरखपुर सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2009 में, तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 114 पे, 113 तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 114। ये आपका पूछा हुआ है आरआरबी मुंबई सीनियर सेक्शन इंजीनियर, द पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज हॉलो स्फीयर इज, देखिए चार्ज हॉलो स्फीयर है, ठीक है, उसके अंदर जो है पोटेंशियल कितना होगा, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि किसी भी जो कंडक्टर है उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, वो सब मैं बना चुका हूँ। अगर जो पिछला वीडियो नहीं देखेंगे उसको तकलीफ होना लाजमी है, आप समझ भी नहीं आएगा। चलिए एक मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ, हल्का सा पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। तो अब ये भी हम लोग को पता हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ बताए थे, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज यही होगा, अगर डायरेक्शन देखा जाए तो अच्छा, अब ये हो गया कब, जब हमारा यूनिफॉर्म पोटेंशियल चेंज हो रहा हो, अगर यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू डी वी अपॉन डी एल, या डी आर लिखिए, मतलब एल भी डिस्टेंस है, आर भी डिस्टेंस है, तो डी वी अपॉन डी आर, मतलब कि जैसे जैसे पोटेंशियल हमारा डिस्टेंस के साथ चेंज होते जाएगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देगा। और यहाँ माइनस लगा रहता है कब, जब डायरेक्शन के साथ देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो माइनस लगा रहता है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल के डायरेक्शन में बढ़ने से, देखिए माइनस क्या बताता है, इसको और मैं किन्हीं को अगर सीखना हो तो मैं बता दूंगा। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे आपका पोटेंशियल घटते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाता है, मतलब जैसे जैसे हम लोअर पोटेंशियल में चलते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। मतलब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ जैसे जैसे कम होते जाएगा ये बढ़ते जाएगा, ये बताता है डायरेक्शन को। और मैग्नीट्यूड बताता है कि इसका डिफरेंशिएशन, वोल्टेज का डिफरेंशिएशन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर आप कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अब हम जो वीडियो बताए थे जिसमें, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, मैं बताया था कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, किस में, अगर आपका कंडक्टर हो तो देखिए कंडक्टर लिखा है क्या, पोटेंशियल से चार्ज हॉलो स्फीयर, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर बोला है, चार्ज्ड है और हॉलो स्फीयर है, ठीक है। तो उसमें बताया गया था कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अंदर में जीरो होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है, क्यों होता है वो मैं वहाँ बताया हूँ, उस वीडियो को जाके देख लीजिए। तो अगर इस हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब क्या हुआ, डी वी अपॉन डी आर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मीन्स डी वी अपॉन डी आर जीरो। और डी वी अपॉन डी आर कब जीरो हो सकता है, किसी भी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन जीरो कब हो सकता है, जब वो कांस्टेंट है, ये मैथ का चीज़ है। तो इसका मतलब कांस्टेंट मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट तभी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है। हम पढ़े थे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट डीवी अपॉन डी आर। और किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब कि वो जो जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्वांटिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट रहेगा, यहाँ V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4, मतलब हर जगह पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो आप देख लीजिए क्या दे रहा है आंसर, सेम एज दैट ऑफ द सरफेस, द पोटेंशियल इनसाइड बी सेम एज दैट ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे होगा
वही होगा अंदर में, वही होगा अंदर में 3 मीटर पे, अंदर में 4 मीटर पे, अंदर में 5 मीटर पे, सब जगह लगभग बराबर होगा। जो यहाँ होगा वही अंदर होगा, टोटल का टोटल। ठीक है, कांस्टेंट है, यहाँ से आ गया ना कि ये कांस्टेंट है, तभी तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। तो इसके बाद भी अगर इसमें किसी को डाउट हो, इसमें अच्छा एक क्वेश्चन था, सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद भी किन्हीं को इसमें डाउट हो तो आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में आपका है, देख लीजिए, हाउ कैन वी मेजर द बैटरी कैपेसिटी इन एसआई यूनिट। बैटरी के कैपेसिटी को मेजर करना है, तो बैटरी का कैपेसिटी कैसे मेजर होता है, कितना चार्ज है वहां पे। ठीक है, बैटरी का कैपेसिटी, वी मेजर द बैटरी कैपेसिटी इन एसआई यूनिट एम्पियर आवर। ठीक है, एम्पियर आवर कैसे, देखो क्यू एम्पियर आवर है, देख लीजिए। चार्ज, चार्ज क्या होता है, क्यू इक्वस टू आई इंटू टी, किसी से छिपा हुआ है क्या, Q इक्वस टू आई इंटू टी। तो कोई भी बैटरी हम मार्केट में खरीदते हैं ना, तो या फिर उसको ला के हम चार्ज करते हैं, तो पूछते हैं कि कितना चार्ज ये हो सकता है, मतलब कितना चार्ज ये कैरी कर सकता है, फिर उसी को डिस्चार्ज करते हैं बाद में, जब हम उसको यूज करते हैं तो डिस्चार्ज होता है, फिर चार्जेबल बैटरी तो फिर से चार्ज होता है। तो बैटरी जब भी आप खरीदने जाइएगा तो देखिएगा एम्पियर आवर में रहेगा, तो एम्पियर आवर में क्यू है, सिंपल से यहाँ से दिख रहा है चार्ज, तो एम्पियर आवर में क्यू। आई का क्या होता है, एसआई यूनिट एम्पियर, और टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग ये इसको हम आवर में रखते हैं, आवर में भी रख सकते हैं कि वो भी तो टाइम का ही यूनिट है। लेकिन अगर ये एसआई पूछता है, एसआई यूनिट ऑफ द एम्पियर आवर, बी आंसर दे रहा है। अच्छा, लेकिन ऐसे तो एसआई अगर देखा जाए तो टाइम का सेकंड होना चाहिए और इसका है, लेकिन मार्केट में हमेशा एम्पियर आवर रहता है। ठीक है, होगा कन्वेंशन, ये कन्वेंशन होगा एम्पियर आवर लिखने का, बैटरी को ऐसे मेजर करते हैं। पर अगर डायरेक्टली ऐसे पूछा जाए एसआई में, तो हम तो भैया इसका एम्पियर लेंगे और इसका क्या लेंगे, टाइम का सेकंड लेंगे। सेकंड ही तो एसआई है, आवर तो एसआई यूनिट है नहीं, ये तो डेराइव्ड यूनिट है। तो ठीक है, मीन्स ये तो इसका दूसरा यूनिट है ना, हाँ मतलब डेराइव है, फंडामेंटल तो नहीं है। तो ठीक है, एम्पियर आवर में ही इसको मेजर करते हैं, बैटरी हमने भी जहाँ जहाँ खरीदा वो एम्पियर आवर में मेजर करते हैं। तो आई क्यू इक्वस टू आई इंटू टी, करंट और टाइम को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो बैटरी हम खरीद के लाए उससे अगर हम कोई करंट ले रहे हैं तो कितना देर तक ले सकते हैं, 5 एम्पियर का करंट कितना देर तक ले सकते हैं, 10 एम्पियर का, वही मेजर होता है बैटरी के कैपेसिटी का। ठीक है, तो इसको एम्पियर आवर में ही मेजर करते हैं, एम्पियर आवर। ठीक है, और किलोवाट आवर जो होता है उसका इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है, जो 1 यूनिट पावर हम लोग बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, कहाँ पूछा हुआ है, इन्होंने लिखा है क्या, अच्छा पता नहीं, लिखा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 115 कंप्लीट, एम्पियर आवर में ही बैटरी को हम लोग मेजर करते हैं, उसके कैपेसिटी को। दूसरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। अच्छा, वो ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी बताना पड़ेगा, पर ऐसे आप लोग को अभी के लिए मैं बता देता हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। देखिए क्या होता है, मोबिलिटी तो आप लोग सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन जब तक मूव नहीं कर, मोबिलिटी में तो मैं सबको आपको बताया था, मोबिलिटी मोबाइल, मोबाइल का मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं होता, मोबाइल का मतलब है जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कराते हैं उसको बोलते हैं मोबाइल। इसीलिए जो मोबाइल फ़ोन बोला जाता है, जो फ़ोन एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर सकता है उसको मोबाइल फ़ोन बोलते हैं। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर सकता है उसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब है ये बोल रहा है, देखिए ये तो डायरेक्ट थ्योरी बोल दिया, मोबिलिटी जो है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर के अंदर, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वी डी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पता होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है उसका वैल्यू बहुत कम होता है, बहुत कम, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई किए, यहाँ से स्विच ऑन किए किसी पावर को, तुरंत दिल्ली चला गया, तो क्या इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट वहाँ चला गया, नहीं। इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ये बहुत कम होता है, बहुत कम, मतलब ट्रेन के चाल के आसपास का होता है। ठीक है, तो आप बोलिए इलेक्ट्रिसिटी इतना जल्दी वहाँ क्यों पहुँच जाता है, एक्चुअली में ना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ तक पहुँचता है, इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँचता है। अब है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे टकराते जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी लास्ट में बचता है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। कुछ कुछ का तो कभी इधर आ जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जिस वेलोसिटी से, जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है डिवाइडेड बाय जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, वो दोनों के रेशियो को ही हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द
इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। अगर ऐसा बोलिएगा तो इस पर कोई क्लास लेने के लिए मोबिलिटी और उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी निकालने के लिए तो मैं निकाल दूंगा, पर ये डायरेक्ट थ्योरी ही पूछ दिया। मोबिलिटी ऐसे डिफाइंड ही है, जो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी है डिफाइंड ही ऐसे है कि आपका जो कितना स्पीड मूव कर सकता है, दिस इज द रेशियो ऑफ, मीन्स कितना मूव कर सकता है, दिस इज द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट थ्योरी ही आपका था और आरआरबी गोरखपुर सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग में पूछा हुआ सवाल है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं मैं जिसको जल्दी से बता देता हूँ, और हर स्टूडेंट का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, तो जिनको समझ में नहीं आए वो ज़रूर पूछिएगा। पूछने से क्या होगा, आपका एग्ज़ाम में आपको तकलीफ़ कभी नहीं होगा, नहीं तो एग्ज़ाम में आपका तकलीफ़ ज़्यादा होने वाला है अगर आप नहीं पूछिएगा तो। ठीक है, हर एक चीज़ जो यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए है मैं बताता हूँ, इसके बाद भी किन्हीं को लगता है कि नहीं कुछ मुझे समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो के यहाँ तक रखते हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दूसरे क्वेश्चन के साथ, 117 के साथ। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।